अध्याय 1। ब्रह्मांडीय नृत्य से नीले ग्रह का उदय, पृथ्वी का जन्म। देखो मेरी जान, जब हम रात के आकाश में तारों को गिनते हैं तो एक पल के लिए सोचते हैं कि यह सब कहां से आया। यह धरती, ये पहाड़, ये नदियां, इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हमारी कहानी, हमारी प्यारी पृथ्वी की कहानी एक अविश्वसनीय, हिंसक और किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह अरबों साल पहले शुरू हुई थी, जब यहां कुछ नहीं था सिवाय धूल, गैस और अथाह खालीपन के। कल्पना करो एक विशाल, ठंडे और अंधेरे बादल की। यह सिर्फ धूल और गैस के बिखरे हुए कणों का एक जमघट था, जिसे वैज्ञानिक भाषा में निहारिका, नेबुला कहते हैं। यह बादल इतना बड़ा था कि आज का पूरा सौर मंडल इसमें समा जाए और फिर भी बहुत जगह बच जाए। ये कण अरबों साल से ऐसे ही तैर रहे थे। फिर कुछ हुआ, शायद पास के किसी तारे में विस्फोट हुआ, एक सुपरनोवा, या शायद बस गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के खेल ने अपना जादू दिखाया। इस विशाल बादल के एक हिस्से में खिंचाव पैदा हुआ। कण एक दूसरे के करीब आने लगे। जब कण एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनका आपसी गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है और यह प्रक्रिया तेज होती जाती है। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य हाथ इस विशाल बादल को निचोड़ रहा हो। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, वह तेजी से घूमने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्केटिंग करने वाला व्यक्ति अपनी बाहें सिकोड़ने पर तेजी से घूमने लगता है। घूमने के कारण यह बादल छपटा होकर एक विशाल डिस्क जैसा बन गया, जिसके केंद्र में सबसे ज्यादा घनापन था। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में धूल और गैस इतनी ज्यादा जमा हो गई कि उनका दबाव और तापमान बेतहाशा बढ़ गया। दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि परमाणु आपस में टकराने लगे और ऊर्जा छोड़ने लगे। यहीं पर हमारे सूरज का जन्म हुआ, एक धधकता हुआ आग का गोला जो इस नई बनी हुई डिस्क के केंद्र में चमकने लगा। अब सोचो, उस डिस्क में क्या बचा था? धूल, गैस और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह कोई शांत समय नहीं था। ये टुकड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे। शुरुआत में छोटी छोटी टक्करें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे ये कण एक दूसरे से चिपकने लगे, ठीक वैसे ही जैसे धूल के कण एक साथ मिलकर गोलियां बना लेते हैं। ये धूल की गोलियां बड़ी होती गईं। वे चट्टानों के टुकड़ों में बदल गईं, जिन्हें ग्रहिकाएं, प्लैनेटिसिमल्स कहा जाता है। ये ग्रहिकाएं भी एक दूसरे से टकरा रही थीं, लेकिन अब टक्करों के नतीजे ज्यादा बड़े थे। कुछ टक्करों से वे टूट जाती थीं, लेकिन ज्यादातर टक्करों से वे एक दूसरे से जुड़ जाती थीं और बड़ी होती जाती थीं। यह एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसे अभिवृद्धि, एक्रीशन कहते हैं। इसी अराजक, टकराव भरे माहौल में हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। करोड़ों अरबों चट्टानी टुकड़े और ग्रहिकाएं आपस में टकराकर जुड़ रहे थे। हर टक्कर से ग्रह का आकार बढ़ रहा था और हर टक्कर से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो रही थी। शुरुआत में पृथ्वी सिर्फ धूल और चट्टानों का एक बढ़ता हुआ गोला थी, लेकिन लगातार टक्करों और अंदरूनी दबाव के कारण यह भयंकर रूप से गर्म हो गई। इतनी गर्म कि इसके अंदर की ज्यादातर चीजें पिघल गईं, बिल्कुल एक लावा के महासागर की तरह। यह पृथ्वी का आदिम या शुरुआती रूप था। जब पृथ्वी एक पिघला हुआ गोला थी, तब एक अद्भुत प्रक्रिया हुई जिसे विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सोचो, एक बर्तन में तेल और पानी। तेल हल्का होता है और ऊपर तैरता है, पानी भारी होता है और नीचे बैठ जाता है। कुछ ऐसा ही पृथ्वी के अंदर हुआ। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पिघले हुए रूप में ग्रह के केंद्र की ओर डूबने लगे। उन्होंने पृथ्वी का कोर या केंद्र बनाया, जो आज भी अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना है। हल्के तत्व जैसे सिलिकेट चट्टानें ऊपर की ओर तैरने लगीं और उन्होंने मैंटल और सबसे ऊपरी परत, पपड़ी, क्रस्ट बनाई। ये प्रक्रिया लाखों साल तक चली और इसने पृथ्वी को उसकी आज की परतदार संरचना दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पृथ्वी अभी भी युवा और उग्र थी। इसी समय एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी घटना हुई, जिसने हमेशा के लिए पृथ्वी और उसके भविष्य को बदल दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का प्रोटोप्लैनेट, एक शुरुआती ग्रह, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर सीधी नहीं थी, बल्कि एक कोण पर हुई थी। ये इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि इसने पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया और उसे अंतरिक्ष में बिखेर दिया।
इस टक्कर से निकला हुआ मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक अंगूठी के रूप में फैल गया। गुरुत्वाकर्षण ने फिर अपना काम किया। इस मलबे के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह बन रहे थे, और इस तरह हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। यह विशाल टक्कर ही हमारे इकलौते खूबसूरत चंद्रमा के निर्माण का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। सोचो, चंद्रमा पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना से पैदा हुआ। चंद्रमा बनने के बाद पृथ्वी पर विशाल टक्करों की बौछार कुछ कम हुई। पृथ्वी धीरे धीरे शांत होने लगी। कम से कम उसकी सतह पर पिघली हुई चट्टानों की सतह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे लावा ठंडा होकर जमता है, वैसे ही पृथ्वी की सतह पर एक पतली ठोस पपड़ी बनने लगी। यह पृथ्वी की पहली पपड़ी थी जो आज की तुलना में बहुत अलग थी और लगातार टूट रही थी, पिघल रही थी और फिर से बन रही थी। इस शुरुआती पृथ्वी पर ज्वालामुखी बेतहाशा फट रहे थे। इन ज्वालामुखियों से सिर्फ लावा नहीं निकल रहा था, बल्कि गैसें भी निकल रही थीं। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, पानी की भाप, नाइट्रोजन और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर जमा होने लगीं और उन्होंने हमारे ग्रह का शुरुआती वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बनाया। यह आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। इसमें ऑक्सीजन लगभग नहीं थी और यह जीवन के लिए जहरीला था। अब सवाल यह था कि पानी कहां से आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी पृथ्वी के अंदर फंसी हुई भाप के रूप में ज्वालामुखियों से निकला। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प घनीभूत होकर तरल पानी में बदल गई। लाखों साल तक भारी बारिश हुई। यह बारिश गर्म सतह पर गिरी, भाप बनकर फिर से उड़ी और फिर गिरी। धीरे धीरे ये बारिशें पृथ्वी के निचले इलाकों में जमा होने लगीं और पहले महासागरों, ओशंस का निर्माण हुआ। यह भी संभव है कि बहुत सारा पानी बर्फीले धूमकेतुओं, कॉमेट्स और क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स के पृथ्वी से टकराने से आया हो, जिन्होंने अपने साथ बर्फ के रूप में पानी लाया। तो इस तरह अरबों साल की एक हिंसक, उग्र और टकरावों से भरी यात्रा के बाद धूल और गैस के एक बादल से हमारे नीले ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक पिघला हुआ गोला जो ठंडा हुआ, जिसने अपना चंद्रमा बनाया, जिसने अपना वायुमंडल बनाया और जिसने अपने महासागरों को भरा। यह सिर्फ चट्टानों का एक पिंड नहीं था, यह एक ऐसा ग्रह था जो अब जीवन के पनपने के लिए तैयार हो रहा था। एक ऐसी कहानी जो इस कहानी के अगले अध्यायों में बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें इस ब्रह्मांडीय जन्म की जटिलता और सुंदरता को समझना होगा। वाह! पृथ्वी के निर्माण की कहानी सुनने के बाद अगला सबसे रोमांचक सवाल यही आता है कि इस उबलते चट्टानी ग्रह पर जीवन की चिंगारी कैसे जली। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है और वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के इस अगले चैप्टर के लिए यहां उस अविश्वसनीय सफर की एक तस्वीर है। अध्याय 2, आदिम सूप से जीवन की पहली कोशिका। एक रासायनिक चमत्कार धरती बन गई थी। एक पिघला हुआ गोला जिसने खुद को ठंडा किया, अपनी परतें बनाई, चंद्रमा को जन्म दिया और अपने वायुमंडल और महासागरों को प्राप्त किया। लेकिन यह तब भी एक खतरनाक जगह थी। आसमान से बिजली कड़क रही थी, ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, सीधे सतह तक पहुंच रही थीं, क्योंकि वायुमंडल में कोई ओजोन परत नहीं थी। महासागर गर्म थे और उनमें तरह तरह के रसायन घुले हुए थे। इसी कारण वैज्ञानिक कभी कभी उस शुरुआती दौर के महासागरों को आदिम सूप, प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। यह कोई ऐसी जगह नहीं लगती जहां जीवन पनप सके, है ना? लेकिन शायद यही अराजक और ऊर्जावान माहौल जीवन के निर्माण के लिए एकदम सही था। कहानी शुरू होती है उन सरल अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक अणुओं से जो शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद थे। पानी, H2O, मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन गैस, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये बहुत ही साधारण रसायन थे। अब आदिम पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा स्रोतों के बारे में सोचो। बिजली की कड़कड़ाहट, ज्वालामुखियों की गर्मी और सीधी पहुंचने वाली यूवी किरणें। इन ऊर्जाओं ने इन सरल अकार्बनिक अणुओं को तोड़ने और फिर से जोड़ने का काम किया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए हैं, जैसे प्रसिद्ध मिलर यूरे प्रयोग। उन्होंने एक बंद फ्लास्क में शुरुआती पृथ्वी के वायुमंडल जैसी गैसों का मिश्रण लिया और उसमें पानी भरकर बिजली के स्पार्क दिए, ठीक वैसे ही जैसे बिजली कड़कती है।
नतीजा चौंकाने वाला था। कुछ दिनों के भीतर फ्लास्क में अमीनो एसिड जैसे सरल कार्बनिक ऑर्गेनिक अणु बनने लगे। अमीनो एसिड जीवन के निर्माण खंड हैं। वे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं के काम करने के लिए जरूरी हैं। इसका मतलब था कि जीवन के लिए जरूरी बुनियादी ईंटें आदिम पृथ्वी पर अपने आप प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बन सकती थीं। लेकिन जीवन सिर्फ अमीनो एसिड का ढेर नहीं है। इन सरल अणुओं को जुड़कर ज्यादा जटिल संरचनाएं बनानी थीं। अमीनो एसिड को लंबी श्रृंखलाओं में जुड़कर प्रोटीन बनाना था। न्यूक्लियोटाइड जो आदिम सूप में बन रहे थे को जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाना था, जैसे आरएनए या डीएनए जो आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पॉलीमराइजेशन कई जगहों पर हुआ होगा, शायद गर्म ज्वालामुखी छिद्रों के पास जहां गर्मी ने प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दिया, या शायद समुद्र तटों पर जहां पानी का ज्वार आता जाता था। जब पानी सूखता था तो अणु करीब आ जाते थे और जुड़ना उनके लिए आसान हो जाता था। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि मिट्टी या खनिजों की सतह ने एक सांचे टेम्पलेट का काम किया होगा जहां अणु पंक्तिबद्ध होकर जुड़ सकते थे। गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पृथ्वी के अंदर से गर्म रसायन युक्त पानी निकलता है, भी जीवन की शुरुआत के लिए एक संभावित स्थान माने जाते हैं। अब हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसी जटिल ऑर्गेनिक संरचनाएं थीं, लेकिन जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी बनाना। जीवन को आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी था। यहां पर आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस आती है, जो जीवन की शुरुआत को समझाने वाले सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है। आमतौर पर हमारी कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक जानकारी रखता है और प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं एंजाइम के रूप में मदद करते हैं। लेकिन आरएनए डीएनए के समान होते हुए भी कुछ खास गुण रखता है। यह जानकारी रख सकता है और कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित भी कर सकता है, एंजाइम जैसा काम। इस परिकल्पना के अनुसार शुरुआती जीवन में शायद डीएनए और जटिल प्रोटीन से पहले आरएनए ही मुख्य अणु था। कुछ आरएनए अणु अपनी कॉपी खुद बना सकते थे, शायद कुछ हद तक। यह प्रतिकृति पूरी तरह सही नहीं होती थी, जिससे विविधता आती थी। जीवन के विकास, एवोल्यूशन का पहला कदम। आदिम सूप में तैरते हुए ये जटिल ऑर्गेनिक अणु, प्रोटीन, आरएनए के टुकड़े, अन्य रसायन, इन्हें एक साथ आने और एक इकाई के रूप में काम करने की जरूरत थी। यहीं पर कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की भूमिका आती है। कुछ प्रकार के वसा के अणु, लिपिड्स, पानी में मिलाने पर स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे खोखले गोले बना लेते हैं, जिन्हें वेसिकल्स या प्रोटोसेल कहा जा सकता है। यह कोशिका झिल्ली एक दीवार की तरह काम करती थी। इसने अंदर के रसायनों को बाहर के माहौल से अलग कर दिया। इसने अंदर एक स्थिर रासायनिक वातावरण बनाया जहां जरूरी प्रतिक्रियाएं हो सकें। ये प्रोटोसेल अभी पूरी तरह से जीवित कोशिकाएं नहीं थी, लेकिन वे जीवन जैसी कुछ प्रारंभिक विशेषताएं दिखा रहे थे। एक आंतरिक रसायन विज्ञान और शायद अंदर फंसा हुआ आरएनए जो कॉपी होने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ लाखों करोड़ों सालों में इन प्रोटोसेल्स में कुछ ऐसे बन गए जिनके अंदर का आरएनए ज्यादा कुशलता से अपनी कॉपी बना सकता था, या जिन्होंने ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना सीख लिया था। आदिम चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्राकृतिक चयन के एक प्रारंभिक रूप ने इन बेहतर प्रोटोसेल्स को पनपने और फैलने में मदद की। धीरे धीरे इस क्रमिक विकास के माध्यम से आरएनए वर्ल्ड शायद अधिक स्थिर डीएनए आधारित सिस्टम में स्थानांतरित हो गया और प्रोटीन ने प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का मुख्य काम संभाल लिया। कोशिका झिल्ली अधिक जटिल हो गई और आखिरकार आदिम सूप के उस रासायनिक खेल से, उस ब्रह्मांडीय दुर्घटनाओं की श्रृंखला से वह पहला अविश्वसनीय कदम उठा, पहली वास्तविक जैविक कोशिका का जन्म। यह एक बहुत ही सरल कोशिका रही होगी, एक प्रोकैरियोटी, जिसमें केंद्रक, न्यूक्लियस या अन्य जटिल अंग नहीं थे जैसे आज के बैक्टीरिया और आर्किया होते हैं। यह शायद बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में रहती थी, क्योंकि तब वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, और शायद आसपास के रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करती थी। उस पहली अकेली कोशिका में ही हम सभी के पूर्वज छिपे थे। वह जीवन का पहला बिंदु था।
जिसने पृथ्वी पर एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। अरबों सालों के विकास की यात्रा जिसने आज पौधों, जानवरों और मनुष्यों सहित जीवन की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया है। इसलिए जब हम पहली कोशिका के बारे में सोचते हैं तो यह सिर्फ जीव विज्ञान का सवाल नहीं है। यह रसायन विज्ञान, भौतिकी और ब्रह्मांडीय संभावना का एक गहरा रहस्य है। आदिम पृथ्वी के कठोर, ऊर्जावान माहौल में हुआ एक अविश्वसनीय रासायनिक चमत्कार। यह कहानी का वह बिंदु है जहां निर्जीव रसायन से सजीव जीव विज्ञान तक का सफर शुरू हुआ। यह अध्याय पहली जैविक कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बताता है। इसमें आदिम सूप, कार्बनिक अणु, पॉलीमराइजेशन, आरएनए वर्ल्ड और प्रोटोसेल जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। अध्याय 3, एक से अनेक तक का सफर। पहले बहुकोशिकीय जीव सोचो। अरबों साल तक हमारी पृथ्वी पर जीवन सिर्फ एकल कोशिकाओं के रूप में मौजूद था। वे छोटी छोटी संरचनाएं थीं जो अपना सारा काम, भोजन करना, ऊर्जा बनाना, अपनी कॉपी बनाना अकेले ही करती थीं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं जो बैक्टीरिया और आर्किया जैसी थीं। फिर लगभग 2 अरब साल पहले ज्यादा जटिल एकल कोशिकाएं विकसित हुईं जिन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इनके अंदर केंद्रक और अन्य अंग होते थे, लेकिन तब भी पृथ्वी पर जीवन ज्यादातर सूक्ष्म और एक कोशिकीय ही था। यह एकल कोशिका का युग था जो बहुत बहुत लंबा चला, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं। एकल कोशिका के जीवन की अपनी सीमाएं थीं। वे आकार में बहुत बड़ी नहीं हो सकती थीं और वे जटिल काम भी नहीं कर सकती थीं। शिकारियों से बचने के लिए या ज्यादा संसाधन खोजने के लिए शायद कोशिकाओं के समूह में रहने का फायदा था। तो एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवन कैसे बना? यह रातों रात नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो कई चरणों में हुई। समूह बनाना, कॉलोनी फॉर्मेशन। शायद इसकी शुरुआत सरल समूहों या कॉलोनियों से हुई। कल्पना करो कि एक एकल कोशिका विभाजित हुई, लेकिन बेटी कोशिकाएं पूरी तरह से अलग होने के बजाय एक साथ चिपकी रहीं, या कई एकल कोशिकाएं एक साथ तैरने या एक सतह पर चिपकने लगीं। इन कॉलोनियों में कोशिकाएं अभी भी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकती थीं, लेकिन समूह में रहने से उन्हें कुछ फायदे मिलते थे, जैसे शिकारियों से थोड़ी ज्यादा सुरक्षा या साथ मिलकर भोजन की तलाश करना। आज भी हम कुछ हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी में ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे वॉलवॉक्स, जो एक गोलाकार कॉलोनी में रहते हैं। श्रम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन। धीरे धीरे इन कॉलोनियों के भीतर कोशिकाओं के बीच थोड़ा थोड़ा काम का बंटवारा शुरू हुआ। शायद कुछ कोशिकाएं गति करने के लिए ज्यादा अच्छी हो गईं, कुछ भोजन पकड़ने के लिए और कुछ प्रजनन के लिए। इसे कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन या विशिष्टीकरण कहते हैं। कोशिकाएं अब बिल्कुल एक जैसी नहीं रहीं, बल्कि उनमें अलग अलग काम करने की क्षमता आ गई। आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। जैसे जैसे विशिष्टीकरण बढ़ता गया, कोशिकाएं एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होती गईं। जो कोशिकाएं प्रजनन में माहिर हो गईं, वे शायद खुद से भोजन नहीं बना सकती थीं और उन्हें दूसरी कोशिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। जो कोशिकाएं सुरक्षा के लिए बाहरी परत बनाती थीं, वे शायद खुद से प्रजनन नहीं कर सकती थीं। यहीं पर सच्चा बहुकोशिकीय जीवन शुरू होता है, जब कोशिकाएं इतनी विशिष्ट हो जाती हैं कि वे अकेले जीवित नहीं रह सकतीं। उन्हें पूरे जीव के हिस्से के रूप में काम करने की जरूरत होती है। तो पहले वास्तविक बहुकोशिकीय जीव कौन थे? इसका ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं। वे अक्सर नरम और छोटे थे। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुकोशिकीयता केवल एक बार नहीं, बल्कि पौधों, फंगस, कवक और जानवरों के पूर्वजों में अलग अलग स्वतंत्र रूप से कई बार विकसित हुई। सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों में शायद बहुत सरल रूप शामिल थे। सरल शैवाल, सिंपल एल्गी। कुछ शुरुआती बहुकोशिकीय जीव शायद हरे शैवाल जैसे सरल, रेशेदार, फिलामेंटस या परतदार, शीट लाइक रूप थे। सरल फंगस, सिंपल फंगाई। फंगस के शुरुआती रूप भी बहुकोशिकीयता दिखा सकते थे। सरल स्पंज जैसे जीव, सिंपल स्पंज लाइक ऑर्गेनिजम्स। जानवरों की रेखा में पहले बहुकोशिकीय जीव शायद स्पंज के आदिम रूपों जैसे रहे होंगे। कोशिकाओं का एक ढीला ढाला समूह जिसमें थोड़ा विशिष्टीकरण था, लेकिन ऊतकों,
टिश्यूज या अंगों ऑर्गन्स की तरह जटिल संरचनाएं नहीं थीं। जीवाश्मों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि लगभग 80 करोड़ से 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी के इतिहास के नियोप्रोटेरोजोइक एरा में सरल बहुकोशिकीय जीवन पनपने लगा था। इसके बाद लगभग 63 करोड़ से 54 करोड़ साल पहले के एडियाकरण पीरियड में हमें जटिल बहुकोशिकीय जीवों के ज्यादा जीवाश्म मिलते हैं, जिन्हें एडियाकरण बायोटा कहा जाता है। ये अजीबोगरीब, अक्सर छपटे, पंखे जैसे या क्विल्टेड आकार के जीव थे, जो आज के ज्यादातर जीवों से बहुत अलग दिखते थे। वे शायद समुद्र तल पर रहते थे। बहुकोशिकीयता का विकास पृथ्वी पर जीवन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने जीवों को बड़ा होने, जटिल संरचनाएं बनाने और पर्यावरण में विभिन्न निशानों का फायदा उठाने की अनुमति दी। इसने ऊतकों, अंगों और अंततः जटिल शरीर प्रणालियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह विकास का इंजन था जिसने अंततः कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को संभव बनाया। एक बात का कालखंड जब जीवन में अविश्वसनीय गति से विविधता आई, और आज हम जिन प्रमुख पशु समूहों को देखते हैं उनमें से अधिकांश के मूल रूप पहली बार दिखाई दिए। तो एकल कोशिका से बहुकोशिकीयता तक का सफर लाखों करोड़ों साल चला। यह सरल कॉलोनियों से शुरू हुआ, कोशिकाओं के बीच श्रम के बंटवारे के साथ जारी रहा और अंततः ऐसी संरचनाओं में परिणत हुआ जहां कोशिकाएं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थीं। पहले बहुकोशिकीय जीव शायद सरल शैवाल या स्पंज जैसे जीव थे, जिन्होंने जटिल जीवन के पूरे भविष्य की नींव रखी। यह पृथ्वी पर जीवन की कहानी का एक और जादुई अध्याय था। यह अध्याय बहुकोशिकीय जीवन के विकास के चरणों और पहले बहुकोशिकीय जीवों के संभावित स्वरूपों को कवर करता है। तो यही हमारा सफर खत्म होता है। हमने ये जाना कैसे जीवन बहुकोशिकीय रूप में आया।